हेलो दोस्तों, एक बार फिर कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका दोस्त एम आलम हार्दिक स्वागत करता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम देखा, कुछ अलग अंदाज में देखा। हम लोगों ने कोशिश ये की कि हम चीज़ों को सिर्फ देखें और समझें ही नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी करें। उसी कड़ी में ही मैं अगला वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम से कुछ क्वेश्चन बना करके लेकर के आया हूँ। आप इस क्वेश्चन में भी यही देखेंगे कि कोशिश जो है वो आपको एक बेहतर समझ डेवलप करने में मेरी कोशिश जो है आपको एक बेहतर समझ डेवलप करने में मदद कर रही है, कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। और दूसरी जो कोशिश है वो ये है कि मैं आपको रट्टू तोता ना बनाऊँ। पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके से रखूं जिससे आप पढ़ें और देखें तो एक ओवरऑल एक बेहतर समझ पैदा हो, चीज़ों को आप समझें और आपको आराम से आपके दिल और दिमाग में वो छा जाए, इस तरीके से छा जाए, इस तरीके से बैठ जाए कि आपको बहुत ज़्यादा बार बार उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए इसी कोशिश में, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आपको सामान्य तौर पर देखने को हर जगह मिल जाएगा, तो इसका उत्तर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे इसमें ऑप्शन आप देख रहे हैं, मॉन्टफोर्ड सुधार है, मार्ले मिंटो सुधार है, चार्टर एक्ट 1919 है, मैकाले मिनट्स है। तो ये सभी चीज़ों में आप देखेंगे क्या कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, अगर इसको पूरा देखें तो ये क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। हमने इसको शॉर्ट में कर दिया है। कभी कभी होता है ये है कि स्टूडेंट जो है शॉर्ट नाम देखता है और उसके बाद ये है कि वो फंस जाता है, वो उसका उत्तर नहीं ढूंढ पाता है। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि ये मॉन्टफोर्ड सुधार इसको दिया जाए नाम, एक ऑप्शन के तौर पे, ताकि जो है आप इसको समझ सकें कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अगर नाम पूरा नहीं दिया हुआ है तो मॉन्टफोर्ड सुधार भी अगर है तो सही उत्तर क्या होगा, वही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न पे है। आप पैटर्न यूपीएससी का भले ही है, लेकिन ये इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, उस प्रश्न को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और जो आपके दिमाग में थोड़ा सा हलचल करेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप जो है अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन कर पाएंगे, है ना। तो ये प्रश्न आपको थोड़ा सा सोचने के लिए क्या करेगा, मजबूर करेगा। सामान्य तौर पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किस टाइप का प्रश्न है, लेकिन मेरी कोशिश जो है वो ये है कि आप प्रश्न के माध्यम से आप बेहतर एक समझ डेवलप करें, आपके दिमाग में थोड़ा सा हलचल हो, ताकि आपका दिमाग जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर हो जाए, है ना। तो इसमें हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, प्रांतों में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रावधान किया गया। हम लोगों ने 1919 का अधिनियम पढ़ा है, 1935 का अधिनियम पढ़ा है, तो उसके जो पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं, समझे हैं, उसको आप क्या कीजिए, ध्यान में लेकर के आइए और उस आधार पर पहला ये जो ऑप्शन है, ये पहला जो कथन है, उसको आप देखिए ध्यान से। क्या है, प्रांतों में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रावधान किया गया। हम लोग जानते हैं कि जो भी विदेशी शासन है, विदेशी शासक हैं, वो पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना से हमेशा कतराएंगे, वो, है ना। और वही चीज़ें 1919 के अधिनियम में भी दिखाई पड़ता है। हमने देखा कि जो उसका प्रस्तावना थी, प्रियम्बल था, उसमें कहा गया था कि भारत में हम एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वास्तव उसमें क्या था, आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी, है ना, न कि पूर्ण रूप से एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी, है ना। तो यहाँ पे ये जो है क्या हो गया, आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, केंद्र में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को द्विसदनी बना दिया गया। हमेशा याद रखिएगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद अलग है ना, और जो केंद्रीय जो विधानमंडल था उसको द्विसदनी बनाया गया था, न कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद अलग थी और आपका जो है केंद्रीय विधानसभा अलग था। केंद्रीय विधानसभा को क्या किया गया था, द्विसदनी बनाया गया था, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा के रूप में। इसका मतलब ये है, ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद और केंद्रीय विधानसभा अलग अलग है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ ये मालूम है द्विसदनी बना दिया गया, तो इस आधार पर आप इस आंसर को क्या मानेंगे, सही मानेंगे, इस कथन को आप सही मानेंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तीसरा जो है वो क्या है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 60 कर दी गई। ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है।
है ना। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 60 कर दी गई, ये भी गलत है ना। ये भी आपने क्या है कहीं भी इस अधिनियम में पढ़ा नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये गलत है। अगला है केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 104 निर्धारित की गई। अब केंद्रीय विधानसभा में हम लोगों ने क्या देखा था भाई, केंद्रीय विधानसभा में हम लोगों ने देखा था क्या, एक राज्य परिषद देखी थी, है ना, राज्य परिषद, है ना, जिसमें क्या किया गया था, 60 सदस्यों की बात की गई थी। 60 में से, है ना, 34 जो हैं वो निर्वाचित होते थे और 26 जो है वो मनोनीत होते थे। हम लोग ये देखा था। दूसरा जो था, द्विसदनी चूंकि बना दी गई थी, तो द्विसदनी में दूसरा क्या था, केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा की अगर हम बात करें, केंद्रीय विधानसभा की अगर हम बात करें तो केंद्रीय विधानसभा में टोटल सदस्यों की संख्या क्या थी, 145 कर दी गई। 145 में 104 वो क्या थे, निर्वाचित थे, और 41 जो है आपके मनोनीत थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 104 कर दी गई, तो इसका मतलब ये केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 104 कर दी गई। ये ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है ना। अब ये ऑप्शन सही है, तो अब इस आधार पर हमको क्या देखना है, सही उत्तर क्या है। ये कह रहा है केवल 1 सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3 सही है ना, देखते चलिए आप, है ना। फिर तीसरा ऑप्शन है 3 4 सही है ना, और ये कह रहा है केवल 4 सही है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 ए केवल 1 सही है, ये गलत हो गया। 2 और 3 सही है, हमने देखा क्या है, ये भी गलत हो गया। 3 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, ये क्योंकि इसमें 4 सही है लेकिन 3 तो गलत है, इसलिए ये भी आंसर गलत हो गया। केवल 4 सही है, ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है सिर्फ आपको क्या है, सोचने पे थोड़ा मजबूर कर रहा है, क्योंकि अभी शुरुआती अवस्था में हम लोग हैं, तो इसलिए वैसा प्रश्न का स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ तक जो भी किया गया है थोड़ा थोड़ा किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ को समझें, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके दिमाग पर थोड़ा जोर पड़े, है ना, इस टाइप के प्रश्न। और आपके जो MPPSC की बात करें हम, तो वहाँ पर इस टाइप के प्रश्न अभी तक तो देखने को नहीं मिले हैं, है ना, लेकिन हम तैयार रहें तो ज़्यादा बेहतर है भाई। अगर इस तरीके प्रश्न बन जाए तो जाहिर सी बात है कि आप जो है प्लस में रहेंगे, आप ज़्यादा एडवांटेज में रहेंगे, है ना। और बाकी अब इसके बाद आप UPSC वगैरह के भी ख्वाब देखते होंगे, तो UPSC में तो इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं, है ना। अदर स्टेट में भी जैसे UP वगैरह की बात करें तो इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं वहाँ भी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको क्या करेगी, ज़्यादा अवसर प्रदान करेगी और साथ ही साथ आपके दिमाग पर एक जोर डालेगी, आपका एक विकास भी होगा दिमाग का, आप कई दिशा में सोचेंगे, और जो टफ क्वेश्चन रहेगा नो डाउट आपको मजबूर करेगा कि आप थोड़ी और ज़्यादा पढ़ाई करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए, ये UPSC के पैटर्न पे है, कथन और कारण, एसर्शन और आपका ये रीज़न उसका, है ना। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से पढ़ने के बाद इस टाइप के प्रश्न जो है UPSC में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। UPSC में, UPPSC में, इन जगहों पे इस तरीके के प्रश्न जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपके यहाँ भी पूछा जा सकता है ना, नहीं भी पूछा गया लेकिन इससे आपकी एक बेहतर समझ तो डेवलप होगी ना भाई, है ना। तो इसी संदर्भ में देखते हैं। तो इसमें कथन क्या कह रहा है, 1919 के अधिनियम के संदर्भ में यह कहा गया है कि एक हाथ से जो भारतीयों को दिया गया वह दूसरे हाथ से वापस ले लिया गया। हमने देखा है 1919 के अधिनियम को जब हम पढ़ रहे थे, तो 1919 के अधिनियम को पढ़ने के दौरान हम लोगों ने एक आलोचना के तौर पर इस स्टेटमेंट को लिया था कि एक हाथ से जो हमको दिया गया दूसरे हाथ से ले लिया गया, है ना। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि एक आरक्षित विषय बनाया गया था, जिसपे क्या था, गवर्नर और उसकी परिषद का पूरा अधिकार था, और दूसरा जो था हस्तांतरित विषय, जिसपे क्या था, गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों के मंत्रिमंडल के साथ मिलकर के हस्तांतरित विषयों पर क्या करता था, निर्णय लेता था, है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे जो विषयों का बंटवारा के बाद, क्योंकि यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक हाथ से जो दिया गया और दूसरे हाथ से ले लिया गया, इसका कारण में हम क्या देख रहे हैं, प्रांतीय विषयों का अतार्किक बंटवारा, है ना, प्रांतीय विषयों का अतार्किक बंटवारा। तो हम क्या देखते हैं, आरक्षित विषय, जैसे मान लीजिए क्या है कि आरक्षित विषय की बात करते हैं, तो उसमें आपने क्या देखा, वित्त है ना, राजस्व है, ये सब चीज़ें जो है इसमें डाल दिया गया है।
ठीक, इसमें डाल दिया गया, मतलब आरक्षित विषय में डाल दिया गया है ना। और साथ ही साथ अगर ये कहते हैं कि स्वास्थ्य है, सफाई है, अगर इसकी बात करते हैं, स्वास्थ्य सफाई जैसी चीज़ों की बात करें, स्थानीय स्वशासन की बात करें, ये सब चीज़ें जो है हस्तांतरित विषय में डाल दिया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि ये जो चीज़ें हैं को बंटवारे के रूप में देखिए ज़रा, स्वास्थ्य है, सफाई है, इस पे भी कोई अगर आपको नीति और कानून अगर बनाना होगा तो इसके लिए आपको क्या है, वित्त की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और वित्त पे, राजस्व पे जो भी निर्णय लेना है वो किसके पास है भाई, ये गवर्नर और उसकी परिषद के पास है, यानी गवर्नर के पास है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी कानून बना लीजिए, कोई भी नीति बना लीजिए, कोई भी स्कीम बना लीजिए, लेकिन अब उसको लागू करने के लिए किसकी ओर देखना पड़ेगा, आपको गवर्नर की तरफ देखना पड़ेगा, है ना। और गवर्नर चाहे तो उसको माने या ना माने, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि अतार्किक बंटवारा। और भी चीज़ें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या है कि आरक्षित विषय की बात करते हैं इसमें, तो आरक्षित विषय में क्या देखते हैं आप, जैसे मान लीजिए सिंचाई, है ना, सिंचाई जो है क्या किया गया, आरक्षित विषय में डाल दिया गया और हस्तांतरित विषय में कृषि डाल दिया गया। अब ये बताइए कि ये अतार्किक बंटवारा है या नहीं है ना अतार्किक बंटवारा। तो इस तरीके से क्या देखते हैं कि अतार्किक बंटवारा करके क्या किया गया है, एक तरीके से जो दिया गया है उसको दूसरे हाथ से वापस ले लिया गया है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही है ना। ए और आर, असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब जो कारण बताया गया है वो क्या है, जो कथन है उसकी सही व्याख्या करता है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, कथन और कारण को क्योंकि से जोड़ लेते हैं। 1919 के अधिनियम के संदर्भ में कहा गया है कि एक हाथ से जो दिया भारतीयों को दिया गया वह दूसरे हाथ से वापस ले लिया गया। क्योंकि प्रांतीय विषयों का अतार्किक बंटवारा किया गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका सही आंसर आपका ए हुआ, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आपको सिंपल तरीके से देखने में, जब आपने क्या है बहुत अंदर जाके अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो इस तरीके के प्रश्नों में आप ये देखेंगे और इसमें देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आप जब ये समझे हैं कि अतार्किक बंटवारा क्या है, किस तरीके से है, और किस तरीके से अतार्किक बंटवारा जो है क्या कर रहा है, वास्तव में जो दिया जा रहा है उसको दूसरे हाथ से ले लिया जा रहा है, इसको किस तरीके से क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है आपको समझनी होंगी। इस तरीके के प्रश्नों को देख करके आप में एक बेहतर समझ डेवलप होगी। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है, देशी रियासतों के संदर्भ में नरेश मंडल के गठन के प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम लोगों ने देखा है कि नरेश मंडल की जो एक बात की गई थी, हम लोगों ने पढ़ा है, अधिनियम में पढ़ा है। अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, पहले क्या कीजिए, आप ये सारे ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद फिर आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। जोर डालने के बाद क्या कीजिए, सही उत्तर चुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में ये चीज़ जो है आपके दिमाग पर थोड़ा सा क्या कर रही है, दबाव डाल रही है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देशी रियासतों के संदर्भ में नरेश मंडल के गठन के प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरेश मंडल के गठन का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, जो आपने पढ़ा है ये 1919 के अधिनियम में था कि 1935 के अधिनियम में, है ना। तो 1919 के अधिनियम में, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ये गलत हो गया, है ना। दूसरा था, इसकी स्थापना लखनऊ में की गई, तो लखनऊ में नहीं, एक्चुअल में इसकी स्थापना जो है वो दिल्ली में की गई थी। इसकी स्थापना दिल्ली में की, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, है ना। तीसरा देखते हैं, बारी बारी से राज्यों के गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। नहीं, ये भी चीज़ क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि पदेन अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया, वायसराय ही क्या होता था, इसका अध्यक्ष होता था। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, इसके प्रथम चांसलर अवध रियासत के राजा वीरभद्र सिंह हुए। नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, वीरभद्र सिंह नहीं बल्कि अवध रियासत के भी नहीं थे, वो क्या थे, बीकानेर रियासत के थे। और वो कौन थे भाई, राजा गंगा सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ज़रा, ये क्या हुआ आपका, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा, कोई सही नहीं है। इसका मतलब चारों ऑप्शन गलत हैं इसमें। क्लियर हुआ? ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा क्वेश्चन बनाया जा सकता था, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन बनाने में आपको जो पढ़ाई करनी है, समझ वाली पढ़ाई करनी है ना, और इस तरीके से पढ़ना है कि वो एक तरीके से स्थायी हो जाए आपके दिमाग में, दिल में बैठ जाए अच्छे तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि इन सारी MCQs को जो है आपको इसी नज़रिए से देखना होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस संस्था समिति की स्थापना 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं की गई थी, है ना। तो ली कमीशन हम लोगों ने देखा था क्या कि प्रथम बार जो है वहाँ लोक सेवा आयोग की बात की गई थी 1919 के अधिनियम में भारत में स्थापित करने के लिए। तो वहाँ पे क्या है, उसी जो अधिनियम के जो प्रावधानों के अंतर्गत ही क्या किया गया था, एक ली कमीशन का गठन किया गया था, ली कमीशन। और इसी की 1924 में ली कमीशन का गठन किया गया और इसी की सिफारिश के आधार पर 1926 में 1926 में क्या किया गया था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, साइमन कमीशन। तो आपने देखा होगा क्या कि इसमें एक प्रावधान था 1919 के अधिनियम में कि अगले 10 वर्षों में इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्षों पश्चात जो है इसकी समीक्षा के लिए, रिव्यू के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसी प्रावधान के अंतर्गत ही क्या गया, साइमन कमीशन का भी गठन किया गया। ठीक, ये चीज़ें आपने देखा। तीसरा जो है नरेश मंडल, अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि 1919 के अधिनियम में देशी रियासतों का एक नरेश मंडल की स्थापना करने की बात की गई थी, एक प्रावधान किया गया था। इसका मतलब ये भी सही है ना। चौथा जो है क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात की गई, है ना। तो राज्य लोक सेवा आयोग नहीं बल्कि ये क्या है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बात की गई थी, है ना। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ये बहुत क्लोज टाइप के जो है ऑप्शन रहते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, जो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। और कन्फ्यूज़न वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पे अगर एक स्टूडेंट की बात करें हम, तो बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई नहीं की है तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। अगर वो बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है, अच्छे से समझा है, सिर्फ याद नहीं किया बल्कि समझ के पढ़ा है, तो ऐसे जो क्लोज ऑप्शंस होते हैं उस क्लोज ऑप्शन में क्या होता है, वो अपने आप ही वो क्या करता है, वो सही आंसर निकाल लेता है ना। तो यही कोशिश करना है कि क्लोज ऑप्शन भी अगर दे आपको तो आप वहाँ से क्या करें, अपना उत्तर जो है बेहतर तरीके से चुन सकें, सही उत्तर चुन सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम कथन कारण वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एसर्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, थोड़ा सा ये अलग हटके है ना। जब आप 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे, मैं आपको मजबूर करना चाहूँगा इस बात के लिए कि आप जो है सिर्फ यही पढ़ाई नहीं है बल्कि आपको खुद से भी हम लोगों ने एक आपको दिशा दी है। अब मैक्सिमम कोशिश किया ये है कि आपको सब कुछ जो एग्ज़ाम में ज़रूरी है वो आपको मिल जाए, लेकिन आपको इससे भी अलग हट करके क्या करना है, काम करना है, या इससे भी आगे बढ़ के काम करना है। वो ये कोई भी एक ऑथेंटिक बुक जो है वो ज़रूर पढ़िए आप, है ना। कंपटीशन कम्युनिटी की तरफ से भी जो नोट्स वगैरह है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, पूरा कंप्लीट नोट्स है यहाँ पे, आप उसको भी आप देख सकते हैं। या फिर कोई ऑथेंटिक बुक जो है वो आप उसको क्या कीजिए, आप देखिए, परचेज़ कीजिए और पढ़िए उसको। और इस तरीके की पढ़ाई करने से आपका फिर क्या होगा, एक बेहतर समझ के आधार पर, जैसे 1919 का अधिनियम के बारे में आप जब आप बात करेंगे इस तरीके से पढ़ाई करके, और कोई दूसरा बंदा जो सिर्फ 1919 का अधिनियम ही पढ़ा हुआ है, तो आपके और उसके बात करने में, आपके उसके लिखने में, आपके उसके उत्तर देने में, और साथ ही साथ जब इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ पे जब अपने आप को आप अपीयर करेंगे, तो वहाँ भी आप क्या करें, सभी लोगों से, भीड़ से आप एक तरीके से अलग ही नज़र आएंगे, है ना। तो ये कोशिश जो है उसी दिशा में है, उसी दिशा में वो मेरे ही सिर्फ कोशिश से या कंपटीशन कम्युनिटी की सिर्फ कोशिश से या और किसी की कोशिश से नहीं हो पाएगा पूरा, बल्कि आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है ना, एक बेहतर स्टूडेंट बनना आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए। ठीक, चलिए हम देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे थोड़ा सा 1919 के अधिनियम से लगा हुआ है, उसके साथ रिलेशन है, लेकिन आपको आमतौर पर जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें इस तरीके की चीज़ें आपको देखने कम मिलती है ना। थोड़ा सा हम इसको विस्तारित कर रहे हैं, देखने की कोशिश करते हैं। एसर्शन क्या है, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, उसका कारण बताया गया है कि 1919 के अधिनियम में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का वादा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है, ये तो आप जानते ही हैं कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना का वादा किया गया था, है ना। और ये भी आपका कथन जो है ये भी सही है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया, ये भी सही है ना। तो अब यहाँ पर जब आपको ये पता है ये सही है, और इनका जो उद्देश्य था होम रूल आंदोलन का, नाम से ही स्पष्ट है कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार, अपनी सरकार स्थापित करने की इन्होंने मांग रखी थी, इसके लिए इन्होंने आंदोलन भी चलाया था। तो अब अगर ये जो आंदोलन जो है इसके आधार पर इन्होंने ये देखा कि ये जो मांग इनकी थी वो अगर इससे पूरी हो रही है, जो कि वादा किया गया था 1919 के अधिनियम में, तो इसी आधार पर उन्होंने क्या किया, होम रूल आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन के क्या करता है, सही व्याख्या करता है। मतलब ये क्या हुआ, आपका पहला आंसर सही है इसका। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है।
क्लियर हुआ रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये प्रश्न आपको ये बताता है कि आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है ना? कोई आपको नहीं बना सकता है, आप खुद बनेंगे। हम लोग जितने भी लोग हैं, जहाँ भी आप बाहर अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, वो सभी लोग आपका साथ देने के लिए, है ना? आप सबका साथ लीजिए, लेकिन आपको अपनी दिशा और दशा बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी मंज़िल पाने के लिए आपको अपनी कोशिशें खुद करनी पड़ेंगी, है ना? और अगर ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है, अगर इससे लगता है कि आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच में कुछ फ़र्क आ रहा है, आपके दिमाग पे कुछ ज़ोर पड़ रहा है, तो अगर ये तरीका आपको बेहतर लग रहा है तो इसको आप अपना सकते हैं, इसको आगे लेके जा सकते हैं और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 और 19 देखिए ये क्या है? तुलनात्मक अध्ययन। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या होता है भाई? वो बहुत तार्किक होता है ना? और अगर हम सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में बात करें, सोशल साइंस के संदर्भ में बात करें, तो वहाँ पे जो तार्किकता है, वैज्ञानिकता है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो क्या होती है? कॉम्पैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि समाज में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, विशुद्ध नहीं है। जो आपके जो दूसरे जो भौतिक विज्ञान वगैरह हैं, है ना? तो वहाँ पे क्या है? चीज़ें एब्सोल्यूट होती हैं, विशुद्ध होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? मानव व्यवहार की बात करें तो वहाँ पे कुछ भी विशुद्ध नहीं होता है। सब चीज़ क्या होता है? सापेक्षिक होता है, रिलेटिव होता है ना? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा वो बहुत ज़्यादा तार्किक होगा, उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा। इसी चीज़ को यूपीएससी और अन्य जो है राज्य लोक सेवा आयोग जो हैं वो क्या करते हैं? जो स्टूडेंट होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं? देखने की कोशिश करते हैं कि इस बच्चे में या इस स्टूडेंट में या इस एस्पिरेंट में ये क्वालिटी है कि नहीं है। मतलब बेहतर तरीके से तुलनात्मक अध्ययन कर पाता है कि नहीं कर पाता है ना? तुलनात्मक अध्ययन अगर कर पाता है तो इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा और तुलनात्मक अध्ययन में ही, जैसे मान लीजिए मेंस का क्वेश्चन अगर बनता है तो मेंस के क्वेश्चन में तुलनात्मक अध्ययन वाले क्वेश्चन जो है ज़्यादा बनते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस यानी आलोचनात्मक मूल्यांकन वाले जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा बनते हैं। क्यों बनते हैं भाई? वो आपकी पर्सनालिटी को चेक करते हैं, है ना? अगर आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो तुलनात्मक अध्ययन में क्या पता चलता है? आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पता चलता है। तुलना करने के दौरान आप कितना मूल्य निरपेक्ष हैं, कितना वस्तुनिष्ठ हैं, इसका पता भी उससे चलता है ना भाई? और तुलनात्मक अध्ययन से क्या पता चलता है? आपका दृष्टिकोण जो है कितना वैज्ञानिक है ना? और साथ ही साथ जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करें हम, तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में नो डाउट इस टाइप की संभावना ज़्यादा रहती है कि कोई ऐसा प्रश्न पूछ दिया गया जहाँ आम तौर पे एक आम लड़के का जो है उस मामले में विचार जो है बड़ा ही एकदम मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक्सप्लोसिव टाइप का है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो चीज़ बुरी लगती है तो लिखना शुरू करेगा तो क्या लिखेगा? वो ऐसी चीज़ें लिखने लगेगा जिससे कि उसकी ये बात पता चलेगी कि वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। वो पूरी अपनी नफ़रत, अपने गुस्सा, अपना भड़ास सब निकाल कर रख देगा, है ना? लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी को क्या होना है? पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि उसको गुस्सा नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, उसको बहुत तार्किक बनना है, वस्तुनिष्ठ होकर के उसको निर्णय लेना है। संविधान भी यही कहता है। प्रशासनिक अधिकारी को तो सबको देखना है ना भाई? तो यहाँ पे अगर आप किसी समुदाय या किसी व्यक्ति या किसी भी चीज़ के लिए आप एक नफ़रत रखते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कोई भी नीति अगर लागू करनी होगी तो आप क्या हो जाएंगे? वहाँ पे आप थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाएंगे या फिर उसका काफ़ी हद तक विरोध भी करने लगेंगे। अरे हो गया, जाने दो, इस टाइप का, है ना? जो कहीं से भी एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी का गुण नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वो इसी सोच के साथ बनाए जा रहे हैं कि आप में एक समझ विकसित की जा सके कि आपको अगर क्रिटिकल एनालिसिस पूछ रहा है, आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन में आप अपने आप को सीमित रखें। ऐसा ना हो कि अपनी पूरी भावनाएँ जो नफ़रत है वो सब बाहर निकाल कर रख दें, है ना? मतलब ये है कि वो चीज़ अगर आपके अंदर है ही नहीं, नफ़रत वाली चीज़, तो ज़ाहिर सी बात है आपके लिखने और बोलने में निकलेगा ही नहीं, वो बाहर ही नहीं आएगा। जो आप एक्चुअल है वही चीज़ें बाहर आएंगी। दूसरी चीज़ है तुलनात्मक अध्ययन कराता है तो तुलनात्मक अध्ययन में आपका दृष्टिकोण देखना चाहता है कि वो आप कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं, है ना? आप खुद इस चीज़ को समझिएगा या फिर आप इस चीज़ को लिख करके रख लीजिए कि एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो इसका मतलब पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए जो कि सामाजिक विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन से ही आता है, ठीक है ना? और दूसरा जो है
आपके अंदर जो है वो नफ़रत, बदला लेने की भावना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें किससे देखी जाती है, किस प्रकार के प्रश्नों से चेक किया जाता है? आलोचनात्मक मूल्यांकन वाले प्रश्नों से आपके अंदर वो चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न भी उसी सोच के आधार पर बनाया गया है। मेरा उद्देश्य कतई ये नहीं है कि मैं आपको रट्टू तोता बनाऊँ। मेरा उद्देश्य ये है कि आप इस तरीके से पढ़ाई करें कि वो जो पढ़ रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को निखारे और इस तरीके की पर्सनालिटी डेवलप करे कि आप जो है मेंस, प्री मेंस, इंटरव्यू तीनों जगह पे आप क्या हो बेस्ट हो। यहीं तक नहीं बल्कि जब आप फील्ड में उतरे काम करने के लिए तो वहाँ भी आप क्या हो बेस्ट हो। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है भाई, 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग चलिए विचार करते हैं। पहला जो इसमें कथन दिया गया है वो यह है कि 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना शामिल थी जबकि 1935 के अधिनियम में नहीं। सही बात है। ये ऑप्शन, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा कि 1919 के अधिनियम में ही प्रस्तावना है, बाकी किसी अधिनियम में हमको दिखाई नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे बिल्कुल बात सही है कि 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना शामिल थी जबकि 1935 के अधिनियम में शामिल नहीं थी। ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन हम देखते हैं, 1919 के अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान था जबकि 1935 के अधिनियम में केंद्रीय स्तर पर था। बिल्कुल सही बात है। हमने क्या देखा कि 1919 के अधिनियम में प्रांत के स्तर पर क्या शुरू किया गया, द्वैध शासन की शुरुआत की गई है ना। फिर उसके बाद 1927 में जब साइमन कमीशन आता है तो साइमन कमीशन ने क्या रिपोर्ट में अपने जो सुझाव दिया वो क्या दिया कि भाई प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसको समाप्त कर दिया जाए और प्रांतों में क्या है एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। उसके तहत क्या किया गया, उस रिपोर्ट के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और 1935 के अधिनियम में क्या किया गया, उसको केंद्र के स्तर पर क्या किया गया, लागू कर दिया गया। तो ये आपका क्या है, दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो है वो क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार दोनों अधिनियमों में किया गया। जैसे कि हमने देखा क्या कि 1919 का जो अधिनियम था, 1919 के अधिनियम में हमने क्या देखा, 1909 के अधिनियम में एक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी, है ना। फिर 1919 के अधिनियम में उसका विस्तार कर दिया गया, एंग्लो इंडियंस के लिए, सिखों के लिए और यूरोपियंस के लिए क्या किया गया, वो उसका विस्तार किया गया, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का, है ना। और फिर 1935 के अधिनियम में हम क्या देखते हैं, 1935 के अधिनियम में दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, जैसे इन लोगों के लिए क्या किया गया, ये सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। तो मतलब ये है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार दोनों अधिनियमों में किया गया। ये भी क्या है, ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। फिर आते हैं अगला ऑप्शन में, 1935 के अधिनियम में भारत सचिव के कार्य को सीमित किया गया जबकि 1935 के अधिनियम में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, हमने ये देखा था कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो एक तरीके से इसके बाद जो है सारी व्यवस्था ही बदल गई, है ना। भारत में जो अंग्रेज़ों का शासन था उसके बाद क्या गया, पूरा शासन ही एक तरीके से क्या हुआ, तरीका ही पूरा बदल गया, है ना। इसके तहत क्या किया गया, अब जो है सीधा जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया भारत का शासन, और जो यहाँ सत्ता संचालन करना था उसके लिए एक पद का सृजन किया गया, भारत सचिव, भारत सचिव, है ना। ये क्या था, भारत के मामले में, भारत के शासन के मामले में होलसुल था, मतलब सबसे प्रमुख था। और इसके निर्देश पे ही, इसके आदेश पे ही जो है भारत में वायसराय जो है अपना काम करता था, है ना। और इस भारत सचिव को मदद करने के लिए, असिस्ट करने के लिए 15 सदस्यीय जो है एक परिषद बनाई गई थी। और ये 15 सदस्यीय जो परिषद थी वो क्या थी, ये भारत सचिव के लिए सलाह देने का काम करती थी, है ना। निर्णय जो भी लेना है सचिव को ही लेना, भारत सचिव को लेना है, लेकिन ये 15 सदस्य जो है क्या करते थे, इनको मदद करते थे शासन प्रशासन में। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि हमने क्या देखा यहाँ पे, 1919 के अधिनियम में भारत सचिव के कार्य को सीमित किया गया। बिल्कुल सही बात है। हम लोग ने क्या देखा था, 1919 के अधिनियम में इसकी पृष्ठभूमि भी हमने देखी थी कि लखनऊ समझौता जो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, उसमें ये मांग रखी गई थी कि जो भारत सचिव है वो ब्रिटेन में बैठ के काम करता है, उसका जो वेतन भत्ता है वो भारत क्यों देता है, उसको तो ब्रिटिश सरकार को ही ब्रिटेन से ही देना चाहिए था, है ना। ये मांग की गई थी। तो इसी संदर्भ में क्या किया गया, एक परिवर्तन देखा गया। वो क्या देखा गया कि जो भारत सचिव है
भारत सचिव है, भारत सचिव के दो प्रकार के कार्य थे। एक था क्या, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, और दूसरा जो था वो क्या था, एजेंसी वर्क, है ना। एजेंसी वर्क जैसे आपको पहले भी समझाया जा चुका है कि एजेंसी वर्क जैसे कि एम्बेसी वगैरह होती है ना, जहाँ पे राजदूत वगैरह रहते हैं, जैसे अपने देश के विभिन्न देशों में है ना, तो उसी को ही एम्बेसी कहते हैं। वहाँ पे जो कार्य किया जाता है वो एक प्रकार का एजेंसी वर्क है ना। तो भारत के राजदूत के रूप में एक कार्य हो गया ब्रिटेन में, किसका, भारत सचिव का, और दूसरा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो कार्य थे वो कार्य, ये दोनों कार्य थे। अब वहाँ पे जब ये मांग की गई कि भाई इसका वेतन भत्ता जो है वो क्या होना चाहिए, ब्रिटेन को देना चाहिए ना कि भारत को देना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, 1919 के अधिनियम में ये परिवर्तन लाया कि भारत सचिव के कार्य को क्या किया गया, सिर्फ यहाँ तक सीमित कर दिया गया, ठीक है। और ये जो भारत सचिव का कार्य जो है यहाँ तक सीमित कर दिया गया, तब क्या है, इसका जो वेतन भत्ता था वो क्या दिया गया, ब्रिटेन के द्वारा दिया गया, ठीक है, एक ब्रिटेन के द्वारा इसको दिया जाने लगा। और जो इसका जो एजेंसी वर्क था इससे अलग कर दिया गया। इससे अलग करके क्या किया गया, एक हाई कमिश्नर ऑफिस का गठन किया गया ब्रिटेन में। और ये जो हाई कमिश्नर ऑफिस जो ब्रिटेन में जो गठित किया गया, इसका स्थापना की गई, तो इसके जो वेतन भत्ते जो खर्चे थे वो क्या किए गए, भारत पर भारित किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 1919 के अधिनियम में भारत सचिव के कार्य को सीमित किया गया, बिल्कुल सीमित किया गया। ये दो प्रकार के कार्य थे, अब क्या है, एक ही प्रकार का कार्य उसके पास रह गया। दूसरा जो है हम क्या देखते हैं इसके आगे, कि जबकि 1935 के अधिनियम में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। ये जो भारत सचिव के जो भारत परिषद था 15 सदस्य जो था, इसको क्या किया गया, 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। ये भी सही है। इसका मतलब हम क्या देखते हैं, चारों ऑप्शन सही है। तो सही आंसर कौन सा होगा, चारों सही है, ठीक है। क्या आपके दिमाग पे थोड़ा जोर पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं एकदम तुरंत, तो इसका मतलब ये और अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि ये आपको मजबूर करेगा कि आप मेहनत करना शुरू करें, पढ़ाई करें। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक आपका सलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब चूंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी इसमें शामिल करना था। द्वैध शासन प्रणाली की अवधारणा के प्रणेता थे लियोनल कार्टिस, है ना, लियोनल कार्ट, एक्चुअल में इनका नाम जो है लियोनल कार्टिस ये था, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा, तो यही ऑप्शन आप रखिएगा, ठीक। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 के निर्माण में निम्नलिखित में से किस या किन घटना या घटनाओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है। हम लोगों ने पृष्ठभूमि पढ़ी थी 1919 के अधिनियम में, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि वो जो आपने पढ़ा है उसको दिमाग में रखिए, थोड़ा सा उस पर क्या है जोर डालिए, और उसके बाद इस प्रश्न को देखिए और सही उत्तर चुनने की कोशिश करिए। चलिए चलते हैं। पहला है मॉन्टेग्यू का अगस्त घोषणा। हमने देखा था क्या कि ये 1917 में मॉन्टेग्यू ने अगस्त में घोषणा की थी। वो घोषणा क्या थी कि भारत में हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है 1919 के अधिनियम में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसी घोषणा के बाद जो है वो मॉन्टेग्यू भारत आए और चेम्सफोर्ड के साथ घूमे पूरे भारत भर में, और फिर क्या किया उन्होंने, एक जो मांग और जो मांग की जो एक लिस्ट है वो तैयार की, उसको एक रिपोर्ट का शक्ल दिया, और उसी रिपोर्ट के आधार पर ही क्या हुआ, 1919 का अधिनियम ब्रिटेन के संसद में बना और पारित हुआ, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, होम रूल आंदोलन। हमने देखा होम रूल आंदोलन ने क्या किया था, भारत में एक अपनी सरकार के लिए, है ना, स्वशासन के लिए क्या किया था, देश के लोगों के अंदर एक जो है चेतना जागृत की थी, लोगों को जागरूक किया था, है ना। लोग जो है इस तरीके की उम्मीदें भी करने लगे थे। तो ये भी आप देख सकते हैं क्या कि 1919 के अधिनियम के निर्माण में ये जो है होम रूल आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में हुआ था, है ना, 1916 में हुआ था। तो अब ये 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें ही कई सारी मांगे रखी गई थी, है ना। कुछ मांगे जो रखी गई थी उसको भी हम देखते हैं। हमने जब 1919 का अधिनियम पढ़ा था तो हमने इस बात को समझा था कि कौन कौन सी चीज़ें जो है लखनऊ समझौते की वो क्या है 1919 में आपको परिवर्तन के तौर पर दिखाई पड़ती हैं, या फिर 1919 के अधिनियम के बनने में दिखाई पड़ती है ना। तो उन मांगों को हम समझ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि लखनऊ समझौता भी क्या है, वो
1919 के अधिनियम के निर्माण में अपना प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं जिन्ना के 14 सूत्र, है ना। तो ये जिन्ना के 14 सूत्र की हम बात करें तो उस समय आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ है, तो जिन्ना जो है अपना अलग से कोई 14 सूत्र दे करके जो है बॉदरेशन पैदा नहीं करेंगे, है ना। तो ये जिन्ना का सूत्र इम्पॉर्टेंट था, ये 1935 के अधिनियम में इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है ना। ये जिन्ना के अब उस समय का जब ये समय जो है ये 1927 में आपका जब ये साइमन कमीशन आया, है ना, फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, है ना, नेहरू रिपोर्ट, इसी समय जो है क्या है जिन्ना ने क्या किया 14 सूत्र दिए, है ना। मुसलमानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मांगे रखी गई, उनके हितों के लिए मांगे रखी गई। इन सब चीज़ों का प्रभाव भी आपको दिखाई पड़ता है 1935 में। और आपको ये पता है कि अंग्रेज़ सरकार जो उस समय जो एक जनभावना बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभर रही थी, और इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह सब कुछ हुआ उस दौरान। तो उनकी कोशिश यही थी कि 1935 के अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया जाए कि कांग्रेस में कुछ लोगों को खुश करके उनसे अलग कर दिया जाए, ताकि जो है कांग्रेस कमज़ोर पड़े और इस प्रकार की किसी प्रकार की जो बहुत बड़ी चुनौती मिल रही थी उनकी सत्ता को, उसको क्या किया जा सके, कमज़ोर किया जा सके, उसको क्या किया जाए, रोका जा सके, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है 1935 के अधिनियम में हम देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन्ना के 14 सूत्र जो है वो 1919 के अधिनियम के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जिम्मेदार थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस समय आया ही नहीं था ना। तो ये आपका क्या हुआ, कट हुआ। अब देखते हैं इसमें सही आंसर क्या हुआ भाई। हम लोग देखते हैं 1 2 3 सही है, तो इसका मतलब 1 2 3 किस में है भाई, 1 2 3 सही है, ये वाला जो है आपका ऑप्शन सही है। ठीक, क्लियर है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन है। एक आपका ये असर्शन है और ये आपका रीज़न है ना। देखते हैं, भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के संदर्भ में 1935 का अधिनियम 1919 के अधिनियम की अगली कड़ी है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है आपको, कथन समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के संदर्भ में 1935 का अधिनियम 1919 के अधिनियम की अगली कड़ी है। ठीक है ना। मतलब हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि भारत का संविधान कोई एक दिन में तो नहीं आया है ना, वो हमारे लंबे संघर्षों का, हमारे अनुभवों का परिणाम रहा है ना। तो उसी में ही हम क्या है, हम संवैधानिक विकास चूँकि पढ़ रहे हैं, हमने 1919 का अधिनियम पढ़ा है, 1935 का अधिनियम पढ़ा है, तो हम ये देखते हैं कि 1919 के अधिनियम में आंशिक रूप से क्या है, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की बात की गई थी। लेकिन 1935 की जब बात करते हैं तो प्रांतों को क्या दे दिया गया, पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। मतलब वहाँ पे उत्तरदायी सरकार के जो है वो क्या है, ज़्यादा मजबूत तरीके से दिखाई पड़ने लगी। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 1919 के अगले चरण के में, यानी 1935 के अधिनियम के आते आते हम क्या देखते हैं, ज़्यादा मजबूत उत्तरदायी सरकार देखते हैं, वास्तविक उत्तरदायी सरकार देखते हैं। ठीक है, उतना वास्तविक भी नहीं है क्योंकि अभी हम अधीन ही है ना। लेकिन फिर भी अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो क्या है, 1919 की अगली कड़ी के रूप में 1935 के अधिनियम को देख सकते हैं, जहां ज़्यादा उत्तरदायी सरकार दिखाई पड़ती है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, आपका रीज़न बता रहा है, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपका कथन है, कथन के संदर्भ में अगर इस कारण को देखें तो क्या लगता है कि ये इसका सही कारण है? ध्यान से देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें चलिए ये भी सही बात है कि ऐसा हुआ, है ना, और कारण में ये भी केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, ये भी सही बात है। लेकिन क्या ये जो है इसकी सही व्याख्या करता है? तो आपको लगेगा कि नहीं, व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों भले हैं, लेकिन क्या है, ये इसका सही कारण नहीं है या इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपका ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसका कारण नहीं है ये, बस इतना ध्यान रखिएगा। हुआ तो दोनों था, दोनों कथन सही हैं, लेकिन ये जो है इसका कारण नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि भारत में आरबीआई की स्थापना जो है किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो जाहिर सी बात है 1935 का अधिनियम, सीधा क्वेश्चन है, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, 1935 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। फिर से विचार करने वाला प्रश्न है ना।
तो विचार करते हैं। पहला जो है, यह अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। बिल्कुल, साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, है ना, 1935 के अधिनियम के निर्माण में। अगला है, इस अधिनियम में महिलाओं को प्रथम बार मतदान का अधिकार दिया गया था। तो प्रथम बार मतदान का अधिकार जो है वो तो 1919 के अधिनियम में ही दे दिया गया था ना भाई, 1919 के अधिनियम में दे दिया गया था, 1935 के अधिनियम में नहीं। फिर तीसरा है, इस अधिनियम में महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। ये जो है बिल्कुल ये सही है, ठीक है ना, ये भी सही है, ये वाला आपका गलत है। अगला है, इस अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव आयोजित किए गए थे। ये भी बिल्कुल सही है ना। तो सही आंसर क्या होगा भाई, 1 3 4, 1 3 4, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा, ये जो बहुत क्लोज टाइप के जो ऑप्शन होते हैं ना, उसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, इसीलिए आप यहाँ बहुत ध्यान से पढ़िए ही। आप जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो वहाँ भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, है ना। और क्वेश्चन जो है आप हर तरीके से सॉल्व करते रहिएगा। पिछले साल के जो क्वेश्चन है और भी जगह से आपको, और भी सोर्सेज से आपको मिलते रहते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ भी इसको सॉल्व कीजिएगा। वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे वो, ठीक है। तो लगातार कोशिश करते रहिए जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है, ठीक है। चलिए अगला है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉरिस ग्वेयर इसके क्या थे, प्रथम चीफ जस्टिस थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को प्रथम बार अलग अलग किस अधिनियम में किया गया? याद आ रहा है आपको, हम लोगों ने देखा था इसको, तो ये 1919 के अधिनियम में किया गया था, ठीक है ना। 1919 के अधिनियम में केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को प्रथम बार अलग अलग किया। देखिए हम जो है भारतीय हैं, हम इसको थोड़ा पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे इस प्रावधान को, तो हमको ये लगेगा कि चलो भाई जो प्रांतों को ज़्यादा स्वायत्तता देने के संदर्भ में हम इस ऑप्शन को देख सकते हैं कि केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को प्रथम बार अलग अलग किया गया। मतलब प्रांतीय जो बजट था, प्रांतीय सरकार को दे दिया गया कि आप जो है अपना बजट खुद बनाए, है ना, वो ज़्यादा बेहतर भी है वित्तीय स्वायत्तता के लिए। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात जो है, हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये तो हो गया सकारात्मक रूप से देखना ना, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज़ों का जो था वो उद्देश्य ये नहीं था कि वित्तीय स्वायत्तता दे दी जाए, है ना। उन्होंने जो भी, जैसे आप देखेंगे क्या, मेयो के समय से जो एक वित्तीय स्वायत्तता देने की कोशिश की जा रही थी और इस तरीके का जो काम किया जा रहा था, तो वो चीज़ें जो है उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जो है क्या था कि जो खर्च है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, कटौती की जा सके, और जो वसूली है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, बढ़ा जा सके, ठीक है। खर्च को कम करना और वसूली जो उनका वसूल करते थे टैक्स वगैरह सारी चीज़ें, उसको बढ़ाया जा सके, इसी उद्देश्य से ही वो क्या है, इस तरीके का जो है बजट को अलग करना, वित्तीय सहायता देना, इस तरह की कोशिशें जो है वो करते रहे हैं। लेकिन उसका उद्देश्य ये कतई नहीं रहा है कि वो जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान कर दें प्रांतों को, या फिर जो भी संस्था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ पर वित्तीय सहायता की बात करने वाली जहाँ तक बात है, तो वो वित्तीय सहायता जो है वो उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि खर्च को कम से कम करना और वसूली को ज़्यादा से ज़्यादा करना, ये था उनका मुख्य उद्देश्य। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, चूँकि विदेशी सरकार थी इसलिए स्वाभाविक है ये बात, है ना, विदेशी सरकार थी इसलिए स्वाभाविक है ये बात, तो इसका मतलब इस पर गुस्सा बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कथन कारण है। पहला जो है इसमें कथन, भारत सचिव का वेतन भत्ता ब्रिटेन पर भारित कर दिया गया, कारण भारत सचिव के अभिकरणीय कार्य को उससे अलग कर दिया गया। कथन और कारण दोनों सही है, यही वजह थी ना जिसकी वजह से क्या किया गया। देखिए एजेंसी वर्क तो क्या है, ये भारत के लिए कर रहा है ना, तो इसका मतलब इसका वेतन जायज़ सी बात है कि भारत से ही होना चाहिए। लेकिन भारत सचिव जो है वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो ब्रिटेन के लिए कर रहा है, तो इसका मतलब जेन्युइन सी बात है और जायज़ बात है कि इसका जो है वो किससे वेतन भत्ता मिलना चाहिए, ब्रिटेन से मिलना चाहिए, है ना भाई। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों जो है अलग सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, इसका मतलब आपका आंसर होगा ए, ठीक। तो ये आपका MCQs है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर जगह से मिल जाएंगे, इंटरनेट का ज़माना है, तो आप सारे क्वेश्चन जो है आप वहाँ से ले सकते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ मेरा MCQs का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि आपको एक पढ़ाई का तरीका बताना, आपके दिमाग पे जोर डालना, आपको मजबूर करना कि आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करें, है ना। हम लोग जो है आपको सारा डायरेक्शन दे रहे हैं,
भरसक कोशिश की जा रही है कि आपको मैक्सिमम जो चीज़ ज़रूरी है वो आपको दे दिया जाए, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे आपसे कि आप जो है अपनी पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से करें। ठीक है? तो आज की ये क्लास यहीं तक, फिर से मिलेंगे। ठीक है? धन्यवाद।